हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग हेल्दी और अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ प्रिजम्पशंस मतलब मैंडेटरी प्रिजम्पशंस के जितने भी सेक्शंस बीएसए में हैं उनकी डिटेल स्टडी करेंगे और नए लॉ में कोई भी चेंजेस हुए हैं अगर तो उन्हें भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। प्रिजम्पशंस के जूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि कोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए और ट्रायल के प्रोसेस को थोड़ा छोटा करने के लिए ही इन्हें ऐड किया गया है। मे प्रिज्यूम का लॉ भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में शेल प्रिजम्पशन के लॉ के साथ कंटिन्यू करते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप चाहें तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। अगर जल्दी से शेल प्रिजम्पशन के कॉन्सेप्ट को समझे तो ये ऐसे प्रिजम्पशंस हैं जो लॉ में एक्सप्रेसली ले डाउन किए गए हैं और कोर्ट्स बाउंड है इन्हें रेज करने के लिए। इन्हें आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लॉजिक पर बेस्ड नहीं है। लास्टली इन सभी प्रिजम्पशंस को रिबटेबल बनाया गया है, मतलब अपोजिट या एग्रीड पार्टी अगर चाहे तो वो एविडेंसेस देके इन्हें डिस्प्रूव कर सकती है। सबसे पहले बीएसए के सेक्शन 78 की बात करते हैं। ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 79 हुआ करता था। ये सेक्शन कोर्ट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि वो सर्टिफाइड कॉपीज की जेन्युइननेस को लेके प्रिजम्पशन रेज करेगी। सर्टिफाइड कॉपीज क्या है ये बीएसए के सेक्शन 75 में बताया गया है। सर्टिफाइड कॉपी बेसिकली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की दी जाती है या ऐसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की जो पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में है, जिससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व किया जा सके या उसके खोने की जो चांसेस है उन्हें रिड्यूस किया जा सके। सेक्शन 78 दो तरह के प्रिजम्पशन से डील करता है। पहला उस सर्टिफाइड कॉपी की जेन्युइननेस के रिस्पेक्ट में और दूसरा उस ऑफिसर या अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में जिसने उस सर्टिफाइड कॉपी को इशू किया है कि वो पर्सन एम्पावर्ड था सर्टिफाइड कॉपी को इशू करने के लिए। फर्दर सेक्शन 79 ऑफ बीएसए विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये ले डाउन करता है कि जब भी किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में विटनेसेस के एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है या उसका मेमोरेंडम बनाया जाता है और फर्दर उस रिकॉर्ड या मेमोरेंडम को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है तो कोर्ट यहाँ पे कुछ प्रिजम्पशंस लेने के लिए बाउंड है। पहली प्रिजम्पशन ये कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और दूसरी प्रिजम्पशन ये कि उस एविडेंस या स्टेटमेंट को ड्यूली रिकॉर्ड किया गया था। इसका मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट या कन्फेशन की ऑथेंटिसिटी को एग्जामिन करने के लिए अब हमें जजेस और मजिस्ट्रेट्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ऐसा प्रिजम्पशन लेगी कि वो कन्फेशन या स्टेटमेंट सारे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही लिया गया था। क्योंकि अगर हम हर कन्फेशन या स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए जजेस या मजिस्ट्रेट्स को एग्जामिनेशन के लिए बुलाते रहेंगे तो वो अपने ऑफिशियल फंक्शंस को कब डिस्चार्ज करेंगे। बीएसए का सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 81 के पैरेलल है और ये ऑफिशियल गैजेट्स और न्यूज़पेपर्स के रिस्पेक्ट में प्रिजम्पशन रेज करने की बात करता है। इस प्रिजम्पशन को रेज करने के लिए दो कंडीशंस का फुलफिलमेंट होना जरूरी है। पहली ये कि वो डॉक्यूमेंट उसी फॉर्म में रखा गया है जैसे कि लॉ में रिक्वायर्ड है या लॉ में डायरेक्शंस दी गई थी। दूसरा, वो जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर कस्टडी से ही प्रोड्यूस किया गया है। यहाँ हम न्यूज़पेपर, जर्नल या गैजेट के जो कंटेंट्स हैं उनकी रिगार्डिंग प्रिजम्पशन नहीं रेज कर सकते। अगर हम बीएसए के सेक्शन 81 को देखते हैं तो वो सेम यही प्रिजम्पशन जो हमने सेक्शन 80 में पढ़ी उसे उन गैजेट्स तक भी एक्सटेंड करता है जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड में हैं, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की फॉर्म में है। फर्दर बीएसए का सेक्शन 82 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 83 के पैरेलल है, ये ले डाउन करता है कि कोर्ट ऐसा प्रिजम्पशन लेने के लिए बाउंड है कि जो भी मैप या प्लान्स सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में बनाए गए हैं वो सभी एक्यूरेट हैं और रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज ने ही उन्हें फ्रेम किया है। सेक्शन 83 ऑफ बीएसए कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 84 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और ये हमें बताता है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जो भी बुक्स गवर्नमेंट की अथॉरिटी में प्रिंट या पब्लिश की गई हैं या जिनमें हमारे लॉज और कोर्ट के डिसीजंस की रिपोर्ट है वो सभी जेन्युइन है जब तक उन्हें डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। अगेन ये भी एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन है क्योंकि यहाँ पे शैल वर्ड का यूज किया गया है। बीएसए का सेक्शन 84 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 85 के पैरेलल है, ये ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नीज की बात करता है जो नोटरी, कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट, इंडियन काउंसिल या फिर वाइस काउंसिल ने एग्जीक्यूट की हैं। इस सेक्शन में उनके ड्यू एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग रिबटेबल प्रिजम्पशन ली जाती है। ऑल्सो यहाँ कोर्ट बाउंड है ऐसी प्रिजम्पशन रेज करने के लिए और कोर्ट्स के पास
पास किसी तरह की डिस्क्रिशन नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन में भी हमने शैल वर्ड का यूज किया है। अब आगे के 3 सेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से डील करते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझते हैं कि इन तीनों सेक्शंस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम इन सेक्शंस को ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो ये तीनों सेक्शन हमें सेम ही नजर आएंगे, इसलिए इन्हें डिटेल में समझना जरूरी है। सेक्शन 85, 86, 87 ऑफ बीएसए कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 85A, 85B एंड 85C ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 85 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन रेज करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की फॉर्म में है, बाय वर्चू ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट बाउंड है ये प्रिज्यूम करने के लिए कि उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे जो भी सिग्नेचर है वो एग्जीक्यूटिंग पार्टीज के ही इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर हैं। जब तक अपोजिट पार्टी डिस्प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस कोर्ट में एड्यूस नहीं करती, कोर्ट इस प्रिजम्पशन को लेके चलेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में टेम्परिंग के काफी हाई चांसेस होते हैं, इसलिए सेक्शन 86 सिर्फ और सिर्फ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में ही कोर्ट को कंपेल करता है कि वो ये प्रिजम्पशन ले कि उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को उस पॉइंट ऑफ टाइम से ऑल्टर नहीं किया गया है जिस पॉइंट ऑफ टाइम से इस केस में बात की जा रही है। ऑल्सो अगर अपोजिट पार्टी को लगता है कि उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या रिकॉर्ड में कोई भी टेम्परिंग हुई है, तो वो एविडेंस एड्यूस करके इस प्रिजम्पशन को डिस्पेल भी कर सकती है। सेक्शन 87 कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में प्रिजम्पशन ड्रॉ करे कि सब्सक्राइबर की जो भी इंफॉर्मेशन उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे एफिक्स की गई है वो सही है, प्रोवाइडेड जो सब्सक्राइबर है उसने उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया हो और दूसरा वो इंफॉर्मेशन वेरीफाइड हो। हालांकि इस सेक्शन में जो भी प्रिजम्पशन कोर्ट लेती है उसे डिस्प्रूव करने के लिए पार्टीज को पूरा चांस दिया जाता है। Further, Section 91 of BSA, which corresponds to Section 89 of Indian Evidence Act, ये सेक्शन प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी पर बेस्ड है और ये एक तरह का पनिशमेंट है उस पार्टी के लिए जिसे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो पार्टी उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करती। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए पार्टी को डायरेक्शन दी गई थी कि वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे और वो अगर उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो कोर्ट ये मान लेगी कि वो डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड है, ड्यूली एग्जीक्यूटेड है और ड्यूली अटेस्टेड है। अब हम बात करेंगे बीएसए के सेक्शन 108 की, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। दो सेक्शन 108 बर्डन ऑफ प्रूफ वाले पार्ट में फॉल करता है, लेकिन ये एक तरीके के प्रिजम्पशन से भी डील करता है। चलिए समझते हैं वो क्या प्रिजम्पशन है। ये सेक्शन ले डाउन करता है कि अगर एक्यूज पर्सन के सामने कोर्ट के सामने ये प्ली लेना चाहता है कि उसका जो केस है वो एक्सेप्शंस में फॉल करता है, तो ये फैक्ट प्रूव करने का जो बर्डन है वो भी एक्यूज पर्सन पर होगा और कोर्ट यहाँ पे ये प्रिज्यूम करेगा कि क्राइम कमीशन के टाइम पे ऐसी कोई सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ऑल्सो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जनरल रूल ये ले डाउन करता है कि जो पर्सन कोर्ट मूव करता है वही अपना पॉइंट प्रूव करेगा, इसलिए एक्यूज अगर एक्सेप्शंस का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसका केस एक्सेप्शंस में फॉल करता है। हालांकि उस केस को प्रूव करना मतलब एक्यूज पर्सन का जो गिल्ट है उसे प्रूव करने का जो बर्डन है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे ही रहता है और वो कभी शिफ्ट नहीं होता। अब इस सेक्शन में 3 तरह के प्रिजम्पशंस कवर्ड हैं। पहला, वो सभी जनरल एक्सेप्शन जो बीएनएस में ले डाउन किए गए हैं, जैसे कि एक्सीडेंट, नेसेसिटी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एटसेट्रा। दूसरा, कोई भी स्पेशल एक्सेप्शन या प्रोवाइजो जो बीएनएस के किसी और पार्ट में मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल मर्डर के जो एक्सेप्शंस है वो अलग ले डाउन किए गए हैं। तीसरा, किसी और लॉ में जहां उस ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। इवन दो यहाँ कोर्ट एक्यूज के फेवर में प्रिजम्पशन नहीं ले सकती, लेकिन ये सेक्शन किसी भी तरह से कोर्ट को उस ड्यूटी से एग्जेम्प्ट नहीं करता जो बीएनएस के सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में ले डाउन की गई है कि हर ऑफेंस को उसके साथ अटैच प्रोवाइजो, एक्सेप्शंस और जनरल एक्सेप्शंस के साथ पढ़ा जाएगा और कोर्ट एक्यूज पर्सन को ये इन्फॉर्म करेगी कि अगर वो चाहता है तो वो जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट ले सकता है, लेकिन कोर्ट उसके फेवर में कोई प्रिजम्पशन नहीं लेगी। अब ऐसा क्यों, चलिए इसे समझते हैं। वुल्मिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के केस के बाद से क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जनरल रूल ये कहता है कि जब तक एक्यूज पर्सन का गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता तब तक ऐसा माना जाएगा कि वो इनोसेंट है। अब क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी एक प्रिजम्पशन एक्यूज पर्सन के फेवर में ले लिया है और अगर वो एक्सेप्शन का एग्जिस्टेंस का जो
प्रिजम्पशन है वो भी खुद ही ले लेगी, तो जो प्रोसिक्यूशन है उसका केस बहुत वीक हो जाएगा। इट इज फॉर दिस रीजन ओनली एक्यूज से कहा जाता है कि अगर वो किसी भी एक्सेप्शन या प्रोवाइजो का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ऑफेंस कमीशन के टाइम पे ऐसे सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, इसलिए उसे ये बेनिफिट दिया जाना चाहिए। हालांकि एक्यूज के ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ का स्टैंडर्ड है उसे काफी कम रखा गया है यहाँ पे, और उसे सिर्फ प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तक ही प्रूव करना है अपना केस, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव करना। फर्दर सेक्शन 115 ऑफ बीएसए विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी शेल प्रिजम्पशन का लॉ ले डाउन करता है। यहाँ कुछ ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में प्रिजम्पशन ली जाती है, इसे इंडियन एविडेंस एक्ट में बाद में ऐड किया गया था बाय वर्चू ऑफ टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1984। ये सेक्शन ले डाउन करता है कि अगर एक्यूज पर्सन के ऊपर किसी ऐसे ऑफेंस का एलिगेशन है जो बीएनएस के सेक्शन 147, 148, 149 या 150 में फॉल करता है, या इन सभी ऑफेंसेस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट या अबेटमेंट में फॉल करता है, प्लस वो ऑफेंस किसी ऐसे एरिया में कमिट किया गया है जहां पब्लिक ऑर्डर मेंटेन या रिस्टोर करने के लिए उसे डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया हो, या किसी ऐसे एरिया में जहां 1 महीने से एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मणिपुर का केस ले रहे तो वहां पे तो काफी टाइम हो गया है। और इस सेक्शन में मियरली ये शो किया जाता है कि एक्यूज पर्सन उसी प्लेस पे था जहां आर्म फोर्सेस या किसी और फोर्स में यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स आ सकती है या फिर पुलिस फोर्स आ सकती है। ऐसी फोर्सेस को टारगेट करने के लिए फायर आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स का यूज किया गया था जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहे थे। और अगर एक्यूज पर्सन उसी प्लेस पर था तो यहाँ पे ऐसा मान लिया जाएगा कि एक्यूज पर्सन ने ही वो ऑफेंस कमिट किया है। यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे नहीं है कि वो ये प्रूव करे कि एक्यूज पर्सन ही गिल्टी है, रेदर यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज पर्सन पर है कि वो अपनी इनोसेंट को प्रूव करे। फर्दर बीएसए का सेक्शन 118 डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन से डील करता है। डाउरी डेथ को बीएसए में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन इस सेक्शन के साथ अटैच एक्सप्लेनेशन ये ले डाउन करता है कि डाउरी डेथ की जो डेफिनेशन बीएनएस में है वही यहाँ पे अप्लाई करेगी। इस सेक्शन की प्रिजम्पशन को रेस करने के लिए डाउरी डेथ के सारे एसेंशियल्स पूरे हो जाने चाहिए। पहला ये कि उस वुमेन की अननेचुरल डेथ हुई हो या फिर उसने सुसाइड कमिट किया हो। दूसरा, उसकी डेथ शादी की डेट से 7 साल के अंदर अंदर हुई हो। अभी जो 7 साल का पीरियड से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा गया है कि अगर 1 मंथ या 2 मंथ ऊपर हो जाए तो वो भी इसी केस में फॉल करेगा। थर्ड एंड लास्ट, शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स सून बिफोर हर डेथ, और ये क्रुएलिटी डाउरी डिमांड के लिए की गई हो। सून बिफोर हर डेथ इस फ्रेज को थोड़ा सा लिबरली इंटरप्रेट किया जाएगा और ये ऐसे केसेस को भी कवर करेगा जहां रीसेंट क्रुएलिटी नहीं की गई थी वुमेन के अगेंस्ट उसकी डेथ से पहले, लेकिन कुछ टाइम पहले का इंसिडेंट अभी भी उसके माइंड में फ्रेश है, तब भी वो जो इंसिडेंट होगा उसे सून बिफोर हर डेथ ही कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब है जरूरी नहीं है इमीडिएट क्रुएलिटी प्रिसीड करे उसके डेथ के इवेंट को। ये सब प्रोसिक्यूशन को बस प्राइमा फेसा ही शो करना है, प्रूव नहीं करना, और इतना करने के बाद कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स की वजह से ही वुमेन की डेथ हुई है। ये सेक्शन वुलमिंगटन वाले केस के ऑब्जर्वेशन के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में है, क्योंकि यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर नहीं है, रेदर एक्यूज पर है कि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करे। फर्दर भूरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1992 के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 118 है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, मतलब बैक डेट से अप्लाई करेगा। अब हम बीएसए के सेक्शन 120 को डिस्कस करेंगे, विच इज पैरेलल टू सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। मथुरा रेप केस यानी तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस से पहले रेप केसेस को लेके ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का काफी लेड बैक एटीट्यूड था और बहुत सारे केसेस में अब्सेंस ऑफ स्ट्रगल मार्क्स को इम्प्लाइड कंसेंट कंसिडर कर लिया जाता था। लेकिन तुकाराम के केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को लेके मास लेवल पर प्रोटेस्ट होने लगे और इसे चेंज करने के लिए ही इंडियन एविडेंस एक्ट में लेजिस्लेचर ने सेक्शन 114A को ऐड किया, जो बीएसए का सेक्शन 120 है। इसके अकॉर्डिंग ऐसे रेप केसेस जो बीएनएस के
सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 में फॉल करते हैं, और जहां विक्टिम की कंसेंट डिस्प्यूट में है, और अगर रेप विक्टिम अपने एविडेंस में ये स्टेट करती है दैट शी डिड नॉट कंसेंट टू सच एक्ट, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेने के लिए बाउंड है दैट शी डिड नॉट कंसेंट। ऑल्सो उसके कंसेंट के क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए विक्टिम के प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, और वो सारे एक्सपीरियंसेस इस केस के लिए इमटेरियल होंगे। इस वीडियो में हमने रिबटेबल मैंडेटरी प्रिजम्पशंस के सारे सेक्शन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंक्लूसिव प्रिजम्पशन या कंक्लूसिव प्रूफ के जितने भी सेक्शंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।